शादी वाले दिन मेरी पत्नी घर से भाग गई। रिश्तेदार मजाक ना उड़ाएं, इसीलिए मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से करा दी। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटी बच्ची थी। मैं घर में सबसे छोटा था। मुझसे बड़े 2 भाई 2 बहनें, वो सब शादीशुदा थे। मैं सबका लाडला था। मेरे मुंह से बात निकलती नहीं थी, उससे पहले ही पूरी हो जाती थी। ज्यादातर ऐसा ही होता था। हमारा घर एक खुशहाल घर था। एक दूसरे का ख्याल रखना, सम्मान देना, एक दूसरे के काम आना हमारे घर की परंपरा थी। मेरी माँ जरा पुराने ख्याल की मालिक थी। अपने खानदान, आसपास और आस पड़ोस की बातों को ज्यादा अहमियत दिया करती थी। मेरी माँ उन लोगों में से थी जो हमेशा हर काम में इस बात को याद रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उनके इस जुमले से हम बहुत परेशान हो गए थे। मेरी माँ को हमारी परवाह नहीं होती थी, बल्कि लोगों की ज्यादा होती थी। ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हर जगह मेरी माँ को अपनी इज्जत और लोग क्या कहेंगे, बस यही दिखाई देता था। कभी कभी तो पापा भी चिढ़ जाते थे। पापा कहते, अरे भाई, कहने दो लोगों को जो कहते हैं, किस बात की इतनी चिंता करती हो। लोग भले ही कुछ सोचते भी ना हो, मगर मेरी माँ का एक वही रटा रटाया सेंटेंस जो सबको चिढ़ाने के लिए काफी होता था। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि खुशियों का पता ही नहीं चलता कि खुशियाँ क्या होती हैं। सही कहा है किसी ने, जिंदगी बड़ा इम्तिहान उसी का लेती है जो सबसे लाडला होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, नेहा भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वो जब कॉलेज जाती थी तो मैं रास्ते में आते जाते उसे देखा करता और मुश्किल से ही अपने दिल को संभाल पाता था। हमें कहाँ पता होता है कि हमारी जिंदगी में कब कौन आ जाता है और वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके बिना जीने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यही हाल मेरा भी हुआ था। नेहा इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नजर देखे तो दोबारा हर किसी का देखने का मन करेगा। वो किसी परी से कम नहीं थी। उन दिनों मैं अपनी पढ़ाई से फ्री हो चुका था और कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलने की वजह से ज्यादातर मोहल्ले में ही इधर उधर घूमता रहता था। मेरा रोज मन करता कि नेहा से बात करूं, लेकिन कब, कहां और कैसे, बस यही नहीं पता था। एक दिन नेहा कॉलेज के लिए निकली तो मैंने रास्ते में ही उसे रोक लिया। सोचा इससे बात करके देखता हूँ क्या कहती है, लेकिन मेरी इस हरकत से वो बहुत घबरा गई। मगर मैंने सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में पूछा, आकाश आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ है? उसकी घबराहट देखकर मेरी और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी वजह से वो कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि आज मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दूंगा। इधर मेरी माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर जोर डाल रही थी। उनकी बस एक ही रट थी कि जल्दी से नौकरी तलाश करो ताकि तुम्हारी भी शादी कर सकूं। और मैं अभी ये सब नहीं चाहता था। मेरे सभी दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। इंसान बस पत्नी और बच्चों में ही फंस कर रह जाता है, फिर उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। जिंदगी के मजे तो बस शादी से पहले होते हैं, बाद में तो बस सजा होती है। मुझे भी अंदाजा था कि शादी के बाद इंसान कितना परेशान रहता है। मैंने खुद देखा था क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई शादीशुदा थे, किस तरह से पत्नी और बच्चों के बीच फंसे रहते थे। खैर, शादी तो करनी पड़ती है, जिंदगी अकेले नहीं कटती। मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा सपना था कि नेहा की पढ़ाई पूरी हो जाए तो अपनी माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लूंगा। अभी माँ को कुछ बताने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं सोचता था कि तब तक नेहा की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी। मैं रोज फाइल्स उठाता और अलग अलग कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। इन जगहों पर मेरे जैसे और भी ना जाने कितने लड़के आने वाले फ्यूचर के सपने सजाए हुए बैठे थे।
इतने सारे लोगों में से किसी एक की किस्मत जागती और वो भगवान का धन्यवाद करके खुशी खुशी चला जाता। बाकी सब मुंह लटकाए अपनी अपनी फाइल बैग में डालकर किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाते। ये तो अब रोज का रूटीन बन चुका था। अपनी फाइल लिए कंपनी में जाना और फिर मुंह लटकाकर वापस आ जाना। ये सब मेरे साथ ही नहीं होता था, बल्कि सभी लड़कों के साथ ऐसे ही होता था। मैं अपनी नेहा को आते जाते देखता तो ठंडी आहें भरता कि कब मेरी नौकरी लगेगी और कब मैं नेहा से शादी करूंगा। नेहा के घर के करीब मेरे मोहल्ले का एक लड़का रहता था। उसका नाम शरद था। उससे मेरी ज्यादा दोस्ती नहीं थी, बस ऐसे ही हाय हेलो हो जाती थी। एक ही क्रिकेट टीम में होने की वजह से कभी कभी हमारी मुलाकात भी हो जाती थी। वो भी आजकल नौकरी की तलाश में था। उसकी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अक्सर मैंने नोटिस किया कि वो लड़का भी नेहा को उसी नजर से देखता था जिस नजर से मैं देखता था। मैंने सोचा हो सकता है ये मेरा वहम हो, क्योंकि वैसे भी सब लड़कों की आदत ही होती है लड़कियों को ताकते रहना, इसलिए ये भी देखता होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब नेहा वहां से गुजरी तो वो लड़का उसे देख रहा था और नेहा भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। एक दो बार तो मैंने ऐसे ही नोटिस किया, फिर मैंने ध्यान से देखना शुरू किया तो पता चला कि सच में दोनों की आंखें चार होते ही दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते थे। मेरे लिए ये बात बहुत ही तकलीफ देने वाली थी, लेकिन मैं बेबस था, कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि नेहा से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं किस रिश्ते के आधार पर नेहा को उस लड़के के करीब जाने से रोकता? मैं तो बस घर जाकर कमरे में पड़ा रहता और प्लानिंग करता रहता कि किसी भी तरह से नेहा को अपने दिल की हालत के बारे में बता दूं और कैसे भी करके उस लड़के से नेहा का पीछा छुड़ा दूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो नौकरी की समस्या और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मेरे घर वाले भी मेरे से पूछते कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, जो बात है वो बताओ। तो मैं नौकरी का नाम लेकर टाल देता कि नौकरी नहीं मिल रही इसलिए परेशान हूँ। आखिर एक दिन मेरी बड़ी भाभी मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे खूब दिलासा दी और मुझे दिल की बात कहने पर राजी कर लिया। और फिर मैंने भी उनके सामने नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं नेहा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं मिल रही, नहीं तो अब तक तो मैं नेहा को अपने घर ले आता। भाभी ने मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे हौसला दिया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तब हम सबसे पहले यही करेंगे, तुम्हारा रिश्ता लेकर नेहा के घर जाएंगे। अब तो मैं पूरी तैयारी के साथ घर से नौकरी की तलाश में निकलता और फिर एक दिन भगवान की कृपा हुई, मुझे एक जगह नौकरी मिल गई। नौकरी अच्छी थी, मुझे बहुत सुकून मिला और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए। अपनी खुशी में मैं नेहा को भी शामिल करना चाहता था। मैंने सोचा भाभी को कहूँगा कि मेरे साथ नेहा के घर चलो, नेहा और उसकी मम्मी को भी ये खुशखबरी दे दें और इशारों इशारों में उन्हें बताएं कि हम नेहा से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले तो भाभी ने मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वो मान गईं। एक दिन मैं छत पर जाकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। इस दौरान मेरी नजर सामने वाले घर की छत पर खड़े उस लड़के पर पड़ी जो मेरे ख्याल में नेहा का दोस्त था। मेरी सांस वहीं रुक गई। मेरी आंखों में नफरत और दिमाग में गुस्से की आंधियां चलने लगीं, क्योंकि वो और नेहा इशारों में कुछ बातें कर रहे थे। नेहा की नजर मुझ पर पड़ी तो वो अपने कमरे में चली गई। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन बड़बड़ाता रहा कि मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद वो लड़का भी नीचे उतर गया। फिर मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाए, मुझे कोई कदम उठाना ही होगा। मैं ये सोचते हुए जल्दी से नीचे आ गया। सब ने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई और फिर भाभी से कहा कि मम्मी से सारी बात करो, उन्हें इस रिश्ते के लिए तैयार करो।
मैं जल्द से जल्द ये शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज ही मम्मी जी को तुम्हारी पसंद के बारे में बताऊंगी। भाभी ने कहा, उस लड़के को इग्नोर करो। मैंने उस लड़के को इग्नोर करने की कोशिश की, मगर मैं अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि कहीं वो लड़का मुझसे पहले ही मेरी नेहा को ना ले उड़े। खैर, मेरी चिंता देखकर भाभी ने मम्मी को सारी बातें बताईं। पहले तो मम्मी नहीं मानी कि नहीं, अभी अभी तो नौकरी लगी है, वैसे भी एक ही मोहल्ले की हैं, लोग क्या कहेंगे कि जरूर लड़का और लड़की पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे। लेकिन किसी तरह भाभी ने मम्मी को तैयार कर लिया और फिर मम्मी और भाभी मेरा रिश्ता लेकर नेहा के घर गईं। मैं पीछे से भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान करे नेहा की मम्मी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएं। 2-3 घंटे बाद मम्मी और भाभी वापस आई। मैं तुरंत उनके पास गया कि मुझे देखकर वो बताएंगे कि कोई खुशखबरी है या नहीं, पर मुझे देखकर वो दोनों अंदर चली गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। मुझे लगा बात नहीं बनी। ये सोचते हुए मैं उनके पीछे पीछे अंदर चला गया और मम्मी और भाभी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वो दोनों पहले नीचे मुंह करके बैठी रहीं और फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। मैं हैरान और परेशान हो गया। 2 मिनट तक उनके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बताया कि वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं। नेहा की मम्मी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं खुशी से चीख पड़ा। भाभी ने कहा, हाँ भाई, खुश हो जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। इतने में बाकी घर वाले भी आ गए और मैं खुश क्यों ना होता, मेरी पसंद मुझे मिलने वाली थी। पर दिल में एक ख्याल ये भी था कि नेहा को तो कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने चुपके से भाभी से पूछा कि उसकी मम्मी ने अपनी बेटी से पूछा या नहीं, क्या वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। भाभी ने कहा, जाहिर सी बात है कि नेहा की माँ ने नेहा की मर्जी के बिना तो ये रिश्ता तय नहीं किया होगा, और फिर नेहा ही चाय लेकर आई थी, और जब उसकी मम्मी ने इस रिश्ते की बधाई दी तो वो चुप रही थी, बस हल्की सी मुस्कुरा दी थी। मतलब माँ बेटी के बीच जरूर बातचीत हो चुकी थी और आंटी ने उससे पूछकर ही हाँ की होगी। ये सब सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई किला जीत लिया हो, सामने वाले लड़के से बाजी मार ली। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने लगे थे कि शादी कब रखें, शादी में ये करेंगे वो करेंगे, और साथ साथ मुझे भी छेड़ रहे थे। घर में एक हंगामा सा मच गया था। अगली सुबह मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए नेहा के दरवाजे पर नजर डाली कि शायद वो नजर आ जाए। मैं उसकी मर्जी जानना चाहता था। मैं अपने कानों से उससे हाँ सुनना चाहता था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन सबने कहा कि नेहा की माँ से शादी की तारीख मांग ली जाए। शादी में ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। सबने फैसला किया कि आज शाम मम्मी और दोनों भाभियां नेहा के घर जाकर शादी की तारीख तय करके आएंगे। भाभी ने उनकी मम्मी को फोन करके बता दिया था कि आज शाम हम आपके घर शादी की बात करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। सभी बहुत खुश थे। शाम को मम्मी और दोनों भाभियां नेहा के घर शादी की बात करने चले गए। हम सबको इंतजार था कि कब वो वापस आए और पता चले कि शादी की डेट कब की तय की गई है, फिर हम भी वैसे ही तैयारी शुरू करें। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। 3 घंटे बाद मम्मी और भाभियां घर वापस आईं। हम सब उनके पास जमा हो गए। पता चला कि 2 महीने बाद की तारीख तय हो गई है। सबने एक दूसरे को बधाई दी। मैं उस दिन बहुत खुश था। बाकी घर वाले भी खुश थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। अब मैं भी अंदर से सुकून महसूस कर रहा था। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब पर दिया। मैं चाहता था कि शादी तक अपने बॉस का दिल जीत सकूं। उस दिन के बाद से मुझे नेहा कभी नजर नहीं आई थी। बहुत कोशिश की मगर उसे देखने में नाकाम रहा, लेकिन फिर भी सुकून था कि अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है।
घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। घर में हलचल सी मची हुई थी। समय के गुजरने का पता ही नहीं चल रहा था। भाभी और बहन दोपहर तक शॉपिंग करती और रात को ढोलक लेकर बैठ जाती। मुझे भी बीच में बिठाकर खूब गाने बजाए जाते। सब खुशियों में मगन थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई, गाने गाए गए और मेहंदी भी खूब रौनक लाई। सुबह मुझे दूल्हा बनना था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा समय था जब मम्मी की डांट खाने के बाद सब लेटे थे, ताकि सुबह के फंक्शन की तैयारी के लिए फिर से ताजा हो सकें। सब लोग सुबह जल्दी ही उठ गए और बारात की तैयारी करने लगे। मैं तो ऐसे ही टहलता हुआ बाहर निकल आया और नेहा के घर की तरफ झांकने लगा। लेकिन आज तो वहां बहुत ही खामोशी थी। 3-4 दिन पहले तो वहां भी बहुत रौनक थी, लेकिन आज इतनी खामोशी क्यों थी? मैंने भाभी से कहा कि जाकर पता करें कि वहां सब तैयारी तो है, पर भाभी ने मना कर दिया कि कुछ देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, ज्यादा उतावले मत बनो। लेकिन मैंने भी जिद करके भाभी को नेहा के घर भेज ही दिया। मेरी जिद को देखते हुए भाभी चली गईं। थोड़ी देर बाद भाभी वापस आई तो भाभी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी। वो गई तो खुश थी, वापस आई तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। मम्मी उनका कंधा पकड़कर पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैं भी भाभी के पास पहुंच गया था। मैंने कहा, भाभी सब ठीक तो है ना? भाभी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मम्मी ने भी फिर से उनकी खामोशी का कारण पूछा तो वो धीरे से बोली, मम्मी जी, जब मैं लड़की वालों के घर गई तो नेहा की मम्मी रो रही थी। घर में सब बहुत परेशान थे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। पहले तो मुझे लगा कि बेटी की विदाई में सभी परेशान हैं। जब मैंने उन्हें दिलासा दी तो वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। मैं बहुत हैरान हुई कि आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? भगवान के लिए कुछ बताइए तो, आखिर बात क्या है? तब वो कांपती हुई आवाज में बोली कि नेहा इस शादी से खुश नहीं थी। कहती थी कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर उसके पापा ने समझाया था कि अभी नहीं तो कब करनी है। रिश्ता अच्छा है, देखे भाले लोग हैं, तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है? फिर वो खामोश हो गई थी। हम समझे कि वो शादी के लिए धीरे धीरे खुद को तैयार कर लेगी, लेकिन पता नहीं हमारे मुंह पर कलंक लगाकर रात को वो कब घर से चली गई। आप लोग हमें माफ कर दें, ये कहकर वो बेहोश हो गई। उनकी बहन ने पानी के छींटे मारे तो वो होश में आई। उनकी हालत बहुत खराब है। भाभी के मुंह से इतना सुना कि मेरी मम्मी सोफे पर गिर पड़ी और मेरे तो पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। भाभी की बताई कहानी सुनकर और ऊपर से मम्मी की ऐसी हालत देखकर मैं परेशान हो गया था। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों? मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सबने मम्मी को उठाकर बेड पर बिठाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियां ही खुशियां थीं, वहां अब गम के बादल मंडराने लगे थे। मैं अपने कमरे में आकर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले ही मना कर देती, यूं सबके सामने रुस्वा तो न करती। अब क्या होगा? सारे मेहमान आ चुके थे। पंडित जी भी तैयार होकर बैठे थे। बारात जाने के लिए तैयार बैठी थी। यार दोस्त हौसला दे रहे थे, लेकिन दिल को किसी भी तरह दिलासा नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद मम्मी कमरे में आई और मैं उन्हें देखकर खड़ा हो गया। मैंने मुश्किल से अपने आंसू रोके। मम्मी ने मुझे सीने से लगाया और फिर मेरे आंसू खुद ब खुद बह चले। मम्मी ने मुझे बेड पर अपने पास बिठाया और बोली, बेटा, भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। नेहा तुम्हारी किस्मत में ही नहीं थी। मम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया, लेकिन इस समस्या का जो समाधान उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरा सिर घूम गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मम्मी बोली, देखो बेटा, सब मेहमान आ चुके हैं।
अगर अब शादी नहीं हुई तो बहुत तमाशा बन जाएगा। हमारी इज्जत सरेआम उछल जाएगी और अपने घर की इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि तुम मेरी सहेली की बेटी कशिश से शादी कर लो। सबका मुंह बंद करने का बस एक ही रास्ता है, इसके अलावा अब कुछ नहीं हो सकता। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो या फिर मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। लेकिन मम्मी, वो तो अभी बहुत छोटी है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैंने मम्मी से विनती करते हुए कहा। किस बात का टाइम बेटा? तुम्हारी पसंद पर हम सबने सिर झुका दिया था। तुम्हारे कहने पर मैं उसके घर रिश्ता लेकर गई। तुम्हारी पसंद पर हमने कोई ऐतराज नहीं किया। अब अगर भगवान को ही ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो तुम, हम या कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। भलाई इसी में है कि तुम भी खामोशी से भगवान की इस मर्जी पर अपना सर झुका दो। मेरी बात मान लो और उस लड़की से शादी कर लो। हमने भी तो तुम्हारी बात मानी थी ना। लेकिन उस लड़की ने अपनी माँ बाप की इज्जत का भी बिल्कुल ख्याल नहीं किया, तो अब उसके बारे में सोचना तो बेवकूफ़ी है। जो अपने सगे माँ बाप की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी। बस अब मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। मैंने तुम्हारे भाइयों को बोल दिया है, वो होटल में इंतज़ाम करने चले गए हैं। अब अगर तुमने मना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये कहकर मम्मी रोने लगी। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बातें मत करो। भगवान आपको मेरी भी उम्र दे दे। मुझे आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। आपसे ज़्यादा कोई भी चीज़ प्यारी नहीं मुझे। आप पर मेरी हर खुशी कुर्बान है, मैंने तड़प कर अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहा। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैंने अपना सर अपनी माँ की गोद में रख दिया। मम्मी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद मत करो। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, किसी एक के पीछे जिंदगी रुक नहीं जाती। अगर उसने तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम भी सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरी भाभी और बहनों ने बात संभाल ली थी। बुझे हुए चेहरे और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी तक पहुंचा। सजी हुई गाड़ी अब मुझे वीरान लग रही थी। खैर, मेरी शादी हो गई थी। कैसे हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस मेरी माँ को दिया हुआ वादा निभा रहा था। मैं अपनी सोच में इतना गुम था कि पता ही नहीं चला कब दुल्हन लेकर मैं घर वापस आ गया। मुझे ये सब एक भयानक सपना लग रहा था। एक रस्म निभाई गई लोगों का मुंह बंद रखने के लिए, या फिर यूं कहें अपनी इज्जत बचाने के लिए। मजबूरी में ये शादी हुई। मैं सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया। सब मेरी हालत को अच्छी तरह से समझ रहे थे। जिस इंसान की होने वाली पत्नी घर से भाग जाए, उसकी जो बेइज्जती होती है वो शायद ही कोई समझ पाए। ऐसा लगता है कि हर देखने वाली नजर उस आदमी पर हंस रही है। मैं सर पकड़कर अपने ख्यालों में बैठा हुआ था। उसी पल मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरी माँ का हाथ था। माँ ने कहा, बेटा कुछ खा लो। वहां भी तुमने कुछ नहीं खाया। मम्मी को मेरी हालत का अंदाजा था। उन्हें पता था कि मैं भूखा हूँ। माँ भी भगवान का दिया हुआ एक तोहफा होती है। कुछ कहे बिना सब कुछ समझ जाती है। मम्मी ने फिर कहा, उठो बेटा, खाना लगा दिया है। मैंने कहा, मम्मी मुझे भूख नहीं है। लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती की तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा खा लिया। भाभी ने कहा, जाओ अब अपने कमरे में जाओ। मैंने दया भरी नजरों से उनकी तरफ देखा कि प्लीज अब तो मेरे साथ कोई जबरदस्ती मत करो। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू थे। भाभी ने मुझे समझाया, अब वो तुम्हारी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे लिए भले ही आज की रात सबसे बुरी रात हो, लेकिन उसके लिए तो ये सपनों भरी रात है। आज की रात के लिए उसने भी तो न जाने कितने सपने सजाए होंगे। मैं मरे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया।
मेरा वो कमरा जिसमें रहते हुए मुझे एक लंबा समय गुजर गया था। अपने कमरे से मुझे बहुत प्यार था। अपने कमरे के अलावा मुझे कहीं भी नींद नहीं आती थी। आज वही कमरा मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई अंधेरी गुफा हो। वो कमरा आज मुझे अजनबी लग रहा था। उस कमरे में जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। मेरी नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। थके कदमों के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझसे नजरें नहीं उठाई जा रही थीं। दिल पर एक बोझ था। सामने बेड पर जो दुल्हन बैठी हुई थी उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। भला मैं उसे कैसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता? कल तक मेरे दिल में कोई और थी, किसी और को लेकर मैं सपने सजा रहा था। आज अचानक सब कुछ बदल चुका था। और फिर मेरे सामने बैठी वो लड़की मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा छोटी थी। मैं उसे अपनी पत्नी का स्थान कैसे दे सकता था? मैंने जूते उतारे, जूते साइड में रखकर अपनी शेरवानी उतारने लगा और फिर ऐसे ही एक निगाह अपनी दुल्हन की तरफ गई। उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो बेड पर मजे से सो रही थी। सोते हुए बहुत ही मासूम सी बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लगा, ये जुल्म नहीं तो फिर क्या है? मेरे घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ये मेरी पत्नी बनकर रह सकती है? क्या मैं इसे पत्नी का स्थान दे सकूंगा? क्या ये पत्नी होने का मतलब भी समझती है? पत्नी होने का क्या फर्ज होता है, क्या वो पूरा कर पाएगी? हे भगवान, मेरे घर वालों ने ये क्या कर दिया? मैं उस लड़की को देखते देखते सोच रहा था। मैं धीरे से अपने बेड पर आया और एक तरफ को लेट गया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पता ही नहीं चला कि कब नींद आई और कब सो गया। जब आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी आंख लगी और अभी ही खुल गई, जैसे सूरज बहुत जल्दी निकल आया हो। करवट बदली तो चौंक कर एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी जबरदस्ती की पत्नी मेरे पास बैठी हुई थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे अचानक इस तरह से चकित देखकर वो खुलकर हंसने लगी। अरे, आप तो डर गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, डरना किस बात का? मैंने गला साफ करते हुए आराम से कहा। फिर वो कहने लगी कि आप रात को बहुत देर से कमरे में आए। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं उसकी इस हरकत से एकदम से चौंक गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मैं जिसे छोटा और मासूम समझ रहा था, वो इतनी भी मासूम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ, थोड़ी देर हो गई थी। मैंने उससे हाथ छुड़ा लिया और फिर मैंने कहा, तुम सो रही थी? उसने कहा, हाँ, मुझे जल्दी नींद आ जाती है। आप मुझे उठा देते? उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं, मैं भी थका हुआ था। मैं जल्दी से उठा और फ्रेश होने चला गया। मेरा इस कमरे में रुकने के लिए 1 मिनट का भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जैसे ही तैयार होकर बाहर जाने लगा तो वो बोलने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, कहीं नहीं, अभी आता हूँ। ये कहकर मैं टीवी रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया और छत को घूरते हुए सोचने लगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मेरा ध्यान नेहा की तरफ गया। क्या नेहा उस सामने वाले लड़के को पसंद करती थी? क्या वो उस लड़के के साथ भाग गई? मैंने देखा घर में अभी सब सो रहे हैं और मम्मी अपनी चाय बनाकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं आराम से उठकर बाहर निकल आया। नेहा के घर की तरफ देखने की इच्छा अब मर चुकी थी, पर हाँ, मैं उस लड़के का पता करना चाहता था। एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा कि सामने वाले घर में जाओ और शरद को बुलाकर लाओ। वो बच्चा मेरी बात सुनकर जाने लगा, लेकिन मैंने कुछ सोचकर उस बच्चे को रोक दिया और खुद ही शरद के घर की तरफ बढ़ गया। मैंने उसके घर का दरवाजा बजाया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक आदमी बाहर आया।
ना वो उसके पापा थे और ना ही उसके भाई। एक ही मोहल्ले में रहते थे तो इतना तो पता ही होता है। मैंने कहा, मैं शरद के दफ्तर में काम करता हूँ। शरद से कुछ काम था। दफ्तर में वो मिला नहीं। कहाँ है शरद, जरा बुला देंगे? मैंने देखा वो आदमी जो कोई भी था, शरद का मामा चाचा जो भी था, उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो कहने लगा, शरद दरअसल किसी काम से बाहर गया है। कोई जरूरी काम था क्या? मैंने कहा, हाँ मुझे जरूरी काम था। कब तक आएगा? मैं सर को बता दूंगा। वो आदमी कहने लगा, अभी तो कुछ नहीं पता कि वो कब तक वापस आएगा। फिर ये कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन मैं वहां से हटा नहीं। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। मुझे अंदर से आवाज आ रही थी। कोई कह रहा था कि अब उसके दफ्तर से भी लोग आने लगे हैं। कल मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? हमारे बेटे के कारण हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कमबख्त पहले ही बता देता तो इज्जत से उसका रिश्ता मांग लेते। उस लड़की के घर वालों के मुंह पर भी कालिक पोत दी और हमें भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं खड़ा खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। यानी वो दोनों एक साथ घर से भाग गए थे। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था और उनके मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। इस रुसवाई से यही अच्छा था कि मैं अपनी एक तरफा मोहब्बत का गला घोंट देता तो दो घर टूटने से बच जाते। मेरा घर तो ना चाहते हुए बस गया था, मगर मेरा दिल तो टूट चुका था। मैं वापस घर आ गया और सोफे पर बैठकर सोचने लगा। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता होने पर दोनों ने घर से भाग जाना ही सही समझा। अगर नेहा पहले ही अपनी पसंद अपनी माँ को बता देती तो ये सब नहीं होता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची थी तो कसम से मैं उनके रास्ते से हट जाता। मगर सच्ची मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती। ये क्या किया तुम दोनों ने? मैं इसी बारे में सोचकर पछता रहा था। तभी मम्मी कमरे से बाहर आई और सीधा मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा, सर में दर्द है क्या? लाओ दबा देती हूँ। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं दवाई ले लूँगा, ठीक हो जाऊँगा, आप चिंता मत करो। आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। फिर मम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर चली गई। मैं पछतावे की चक्की में पिस रहा था, मगर अब क्या हो सकता था। इस जिंदगी को अब खामोशी से ही गुजारना था, अपने लिए और अपने अपनों के लिए। धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा था। मैं फिर से ऑफिस जाने लगा था, लेकिन अब तक मैंने अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत ही अच्छी और समझदार है। उसकी उम्र कम जरूर है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। उसने बहुत ही समझदारी के साथ पूरा घर संभाल लिया था। उसके अच्छे व्यवहार से सभी घरवाले बहुत खुश थे। वो मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। मेरे साथ हंस हंस कर बातें करती। जब हंसती तो उसके गाल पर एक डिम्पल पड़ता जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता था। उसके मासूम से चेहरे पर यह डिम्पल बहुत ही प्यारा लगता था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखता रह जाता था। धीरे धीरे मेरे दिल से नेहा का गम निकलता जा रहा था और मेरे दिल में कशिश की मोहब्बत बढ़ने लगी थी। सच कहते हैं, तूफान जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से गुजर भी जाता है, लेकिन बहती हुई नदी धीरे धीरे बहती है और हमेशा बहती रहती है। नेहा के लिए मेरा प्यार एक तूफान था जो एकदम से खत्म हो गया था, लेकिन कशिश के लिए मेरी मोहब्बत शांत बहती हुई नदी की तरह थी जो मेरे दिल में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कशिश बहुत ही शरारती थी। जब भी मैं ऑफिस से थका हारा घर आता तो उसकी शरारतें मेरा मूड अच्छा कर देती। हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने कशिश को हाथ नहीं लगाया था। एक रात मैं अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। कशिश मेरे बराबर ही बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि
कि कशिश लगातार मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे उसकी नजरों से उलझन हो रही थी। तभी उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। कशिश बोली, सुनिए, क्या आप वो हैं? मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझा था, या फिर समझकर भी ना समझ बन गया था। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। उसने फिर कहा, मुझे लगता है कि तुम वो हो। इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, समझी? और मुझसे इस तरह की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहने लगी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आते। मुझे लगा कि आप... लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे भी हैं, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। कशिश की आंखों में फिर शरारत भर आई थी और फिर मुझे भी उस पर प्यार आ गया और मैंने कशिश को अपनी बाहों में ले लिया। कशिश को बाहों में भरते हुए नेहा का ख्याल दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था। अब सिर्फ कशिश ही मेरी जिंदगी थी, कशिश ही मेरी मोहब्बत थी। मेरी और कशिश की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और मैं कशिश के साथ बहुत बहुत खुश था। दिनों दिन हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर हैरत होती कि फिर भला वो क्या था जो मैं नेहा के लिए महसूस करता था, क्योंकि अब तो मेरे दिल में नेहा का कहीं कोई नाम ही नहीं था। खैर, कुछ समय बाद पता चला कि शरद वापस लौट आया है, लेकिन नेहा नहीं आई थी। मुझे पता था कि नेहा और शरद साथ गए थे। शरद के माँ बाप को भी पता था कि नेहा और शरद साथ गए थे, लेकिन जब शरद आ गया तो नेहा क्यों नहीं आई? नेहा के माँ बाप को शायद पता नहीं था कि नेहा किसके साथ गई है। वो लोग तो यही सब्र किए बैठे थे कि उनकी लड़की घर से भाग गई है और किसी के साथ जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही है। लेकिन शरद को देखकर मुझे नेहा के लिए इंसानियत के नाते चिंता होने लगी। पता नहीं वो कहाँ कहाँ धक्के खा रही होगी, लेकिन जो कुछ उसके नसीब में हुआ उसे उसने खुद अपने हाथों ही लिखा है। शायद माँ बाप का दिल दुखाने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है। वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती। माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते। मैंने कशिश पर प्यार भरी एक नज़र डाली। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी जिंदगी में तो अब किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते मैं सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बन सकता था। मैंने नेहा के माँ बाप को शरद के बारे में सारी सच्चाई बता दी और फिर जब शरद के माँ बाप ने पुलिस के जरिए शरद से पूछताछ की तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया कि वो नेहा को अपने साथ लेकर गया था। वो लोग बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे। शरद ने बताया कि 2 महीने तक साथ रहने के बाद मैंने नेहा को छोड़ दिया। नेहा डर की वजह से अपने माँ बाप के पास नहीं आना चाहती थी और वो छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही है। पुलिस के जरिए नेहा के माँ बाप नेहा को वापस ले आए और अब उसके माँ बाप इस इंतजार में बैठे हैं कि नेहा की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। कहानी के अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि शादी एक पवित्र बंधन होता है। इसमें लड़के और लड़की दोनों की रजामंदी जरूरी होती है। अगर अपना होने वाला जीवन साथी आपको पसंद नहीं तो अपनी पसंद के बारे में अपने माँ बाप को बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप आपको समझें और सही फैसला लेने में आपकी मदद करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।